विकास इकाई के अंतर्गत आज बच्चों हम वंशागति के आणविक आधार में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में एवं डीएनए का द्विगुणन पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होने के पक्ष में विभिन्न प्रमाण का अध्ययन करेंगे। रूपांतरण का प्रयोग, ओसवाल्ड एवरी, मैकलियाड तथा मैककार्टी का प्रयोग जीन में है और डीएनए का द्विगुणन पढ़ेंगे। बच्चों, 1928 से पूर्व यह पूर्णतः स्पष्ट नहीं था कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है या प्रोटीन। बड़ी कशमकश चल रही थी कि कौन है आनुवंशिक पदार्थ, डीएनए है या प्रोटीन है या आरएनए है। इस कार्य को करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक लगे हुए थे कि आखिर कौन सा आनुवंशिक पदार्थ है। इस प्रयोग को समझाने के लिए विभिन्न प्रयोग किए गए। इसमें सबसे पहला जो प्रयोग है वो है रूपांतरण। यह रूपांतरण प्रयोग ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने दिया। उन्होंने 1928 में डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु में अपना प्रयोग किया और इन्होंने बताया कि किस तरह से डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। डिप्लोकोकस निमोनी एक बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने दो कल्चर माध्यम बनाए। एक में उन्होंने एस टाइप के डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को लिया और दूसरे में आर टाइप के डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को लिया। अब एस टाइप नाम क्यों रखा गया इसका? एस टाइप इसलिए नाम रखा गया इसका क्योंकि जो एस टाइप प्रकार का बैक्टीरिया है वह है उसके चारों तरफ म्यूकोपेप्टाइड की एक लेयर पाई जाती है। म्यूकोपेप्टाइड की लेयर के कारण यह एकदम चमकीला दिखाई देता है और इसकी जो कॉलोनी बनती है बिल्कुल स्मूथ होती है। जबकि जो आर टाइप का बैक्टीरिया होता है इसके चारों तरफ किसी भी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता है। आवरण न होने के कारण ये जो आर टाइप का बैक्टीरिया है इसमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है और जो एस टाइप का बैक्टीरिया है उसके चारों तरफ कैप्सूल का आवरण होने के कारण यह बैक्टीरिया रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो जो बैक्टीरिया रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं उन्हें हम वायरुलेंट बैक्टीरिया कहते हैं और जो बैक्टीरिया रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रखते हैं उन्हें नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया कहते हैं। अर्थात वे बैक्टीरिया जो निमोनिया रोग उत्पन्न करेंगे उन्हें बच्चों हम क्या बोलेंगे? वायरुलेंट बैक्टीरिया। और जिनमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है उन्हें हम बोलेंगे नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि ग्रिफिथ ने किस तरह अपना प्रयोग चूहों पर किया। ग्रिफिथ ने सबसे पहले वायरुलेंट बैक्टीरिया को लिया और उसका कल्चर किया और इसका इंजेक्शन चूहे में लगाया। जब चूहे में इंजेक्शन लगाया तो उन्होंने देखा कि चूंकि ये वायरुलेंट बैक्टीरिया है तो वायरुलेंट बैक्टीरिया तो रोग उत्पन्न कर देता है। तो जैसे ही इस बैक्टीरिया का इंजेक्शन चूहे में लगाया तो चूहे कैसे हो गए? मर गए। दूसरे प्रयोग में उन्होंने क्या देखा कि जब उन्होंने नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया अर्थात जिनमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है उस बैक्टीरिया का कल्चर किया और उसका इंजेक्शन चूहे में लगाया तो देखा कि चूहे कैसे हैं? जीवित हैं। तीसरे प्रयोग में उन्होंने क्या किया कि जो वायरुलेंट बैक्टीरिया है उसके कल्चर को गर्म कर दिया और गर्म होने के पश्चात उसका इंजेक्शन चूहे में लगाया तो देखा कि बैक्टीरिया की चूहे कैसे हैं? अभी जीवित हैं। तीसरा और आखिरी प्रयोग उन्होंने क्या किया? अलग प्रकार से किया। उन्होंने क्या किया? जो नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया है उन्हें तो जीवित लिया और जो वायरुलेंट बैक्टीरिया है उसको क्या कर दिया है? गर्म कर दिया है। दोनों को मिक्स करके उनका इंजेक्शन किस में लगा दिया? चूहे में लगाया। तो उन्होंने क्या देखा कि चूहे मर गए।
जबकि हमें ऐसा लग रहा था कि चूहे यहाँ पर नहीं मरना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? इसके पीछे जो कारण है उसको मैं स्पष्ट करूंगी। इसका कारण ये हुआ कि जब वायरुलेंट बैक्टीरिया को गर्म किया तो वायरुलेंट बैक्टीरिया का प्रोटीन तो नष्ट हो गया, लेकिन उसका डीएनए नष्ट नहीं हुआ, वो डीनेचर हो गया। डीनेचर अर्थात डीएनए के बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट गए और वो डीएनए किस में कन्वर्ट हो गया? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट हो गया। अब ये सिंगल स्ट्रैंड जो डीएनए है, ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया के अंदर पहुंच गया। तो ये नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया इस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के पहुंचने के कारण किसमें कन्वर्ट हो गया? वायरुलेंट बैक्टीरिया में। और वायरुलेंट बैक्टीरिया में चूहे के अंदर जब ये बैक्टीरिया गया तो चूहे कैसे हो गए? मर गए। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ग्रिफिथ के प्रयोग से कि किस कारण से चूहे मरे। ग्रिफिथ के प्रयोग से यह स्पष्ट हुआ और एक नया सिद्धांत निकल के आया। उस सिद्धांत का नाम है रूपांतरण। रूपांतरण किसे कहते हैं? जब दाता जीवाणु कोशिका के नग्न डीएनए का स्थानांतरण ग्राही जीवाणु कोशिका में होता है तो ग्राही जीवाणु कोशिका में दाता जीवाणु के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा था कि वायरुलेंट बैक्टीरिया का जब डीएनए किस में पहुंच गया? नॉन वायरुलेंट में पहुंच गया, तो नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया वायरुलेंट में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पर दाता जीवाणु कौन है? वायरुलेंट। और ग्राही कौन सा है? नॉन वायरुलेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रूपांतरण किसे कहते हैं। अब इसके पश्चात डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं है, अनेक वैज्ञानिकों ने बहुत प्रयोग किए। उसी कड़ी में ओसवाल्ड एवरी एवं मैकलियार्ड तथा मैकार्टी का प्रयोग भी आया। इन्होंने ग्रिफिथ के प्रयोग को इन विट्रो में दोहराया। इन विट्रो क्या होता है? आर्टिफिशियल रूप से, कृत्रिम रूप से इन्होंने प्रयोगशाला में ग्रिफिथ के प्रयोग को किया और सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है जिसके कारण नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया में परिवर्तित हो गया। अब इसी क्रम में एक तीसरा प्रयोग हुआ और यह प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग है। यह परीक्षा में आता भी बहुत है। इसका नाम है हर्शे तथा चेच का प्रयोग। हर्शे तथा चेच के प्रयोग के द्वारा हम जीन बहन के सिद्धांत को भी समझेंगे। सन 1952 में हर्शे एवं चेज ने रेडियोधर्मी अन्वेषण तकनीक के द्वारा इकोलाई नामक बैक्टीरिया पर प्रयोग किया। इन्होंने रेडियोएक्टिव आइसोटोप का प्रयोग किया। हर्शे एवं चेज ने दो प्रकार के रेडियोएक्टिव लिए। एक लिया S35 और दूसरा लिया P32 रेडियोएक्टिव आइसोटोप। S35 क्यों लिया? S35 इन्होंने प्रोटीन के लिए लिया, क्योंकि आपको पता होगा कि दो ऐसे अमीनो अम्ल हैं जिनके अंदर क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है, सिस्टीन और मिथियोनिन। और दूसरा इन्होंने कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिया? P32 फास्फोरस। ये किस में पाया जाता है? डीएनए में। इन्होंने दो प्रकार के रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिए और कल्चर माध्यम में उन दोनों ही रेडियो एक्टिव आइसोटोप को डाल दिया। अब इस कल्चर माध्यम में इन्होंने ई कोलाई को उगाया तो देखा कि अलग अलग कल्चर माध्यम में अलग अलग प्रकार के इकोलाई उगे। फिर इस इकोलाई में इन्होंने किसको प्रवेश कराया? जीवाणु भोजी को प्रवेश कराया। यहाँ पर आपको ये बताना भी जरूरी है बच्चों कि जीवाणु भोजी किसे कहते हैं। जीवाणु भोजी वे वायरस हैं जो जीवाणुओं पर आक्रमण करते हैं या जो जीवाणुओं में संक्रमण करते हैं। तो ये जो जीवाणु भोजी है वो किस पर आक्रमण करेगा, किस पर संक्रमण करेगा? इकोलाई पर। तो जब इस जीवाणु भोजी ने इस इकोलाई पर संक्रमण किया जो किस कल्चर माध्यम में उगा था? S35 में। तो देखा कि जो जीवाणु भोजी प्राप्त हुए हैं उनमें
कौन सी सल्फर प्राप्त हुई है? S35। अर्थात इस जीवाणुभोजी का जो कैप्सिड होगा वो किसका बना होगा? S35 वाले प्रोटीन का बना होगा। जबकि दूसरे प्रयोग में उन्होंने देखा कि जो जीवाणुभोजी प्राप्त हुए हैं उसमें जो डीएनए होगा उस वो कैसा होगा? P32 वाला होगा। अब इस प्रयोग को अपन आगे देखते हैं। अब ये दोनों प्रकार के हमें बैक्टीरियोफेज प्राप्त हो गए हैं। एक के अंदर हमें क्या मिल रहा है? आपको दिख रहा है बाहर की तरफ रेडियो एक्टिव प्रोटीन, और दूसरे में हमें क्या दिख रहा है? रेडियो एक्टिव डीएनए। अब जब इस वाले बैक्टीरियोफेज को इकोलाई में प्रवेश कराया गया तो ये जो रेडियो एक्टिव कैप्सिड थी वो कहाँ रह गई? बाहर रह गई, और अंदर सिर्फ क्या गया? डीएनए गया। ठीक है। दूसरे प्रयोग में आप देख रहे हो कि इसमें जो बिना रेडियो एक्टिव वाला कैप्सिड था वो कहाँ रह गया? बाहर रह गया, और अंदर सिर्फ क्या गया? डीएनए गया। ये डीएनए कैसा है? इसमें रेडियो एक्टिव। अब दोनों बैक्टीरिया के अंदर अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियोफेज गए। अब इसके बाद क्या किया गया? ब्लेंडिंग की गई। ब्लेंडिंग मतलब हमने दोनों को मिक्स किया, और उसका क्या किया हमने? सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन बच्चों एक प्रकार की मिक्सी में चलाना जैसी प्रक्रिया है। जब मिक्सी में चलाया तो हम देखते हैं कि जो कैप्सिड है इन दोनों की, ये कैप्सिड क्या हो गई? द्रव में ऊपर की तरफ आ गई, और जो अंदर की कोशिका है वो कहाँ आ गए? नीचे बैठ जाता है। तो देखा गया इस प्रयोग में कि जो ऊपर का कैप्सिड है वो कहाँ है? ऊपर है, ऊपर की तरफ है विलयन में, और उसमें किसी भी प्रकार की रेडियो एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जो नीचे की सेल है उसमें, नीचे की तरफ की सेल है उसमें रेडियो एक्टिविटी दिखाई दे रही है। जबकि दूसरे प्रयोग में अपन यहाँ देखते हैं कि जो रेडियो एक्टिविटी सिर्फ किस में दिखाई दे रही है? सेल में। क्योंकि डीएनए कहाँ गया है? कौन सा डीएनए गया है? रेडियो एक्टिव डीएनए गया है। तो यहाँ पर जो हमें कैप्सिड होगा, कैप्सिड में हमें कोई रेडियो एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ किसमें दिखाई देगी हमें? सेल में। सेल कौन सी सेल होगी बच्चों? यहाँ पर इकोलाई की सेल। तो इकोलाई की जो सेल है उसमें हमें क्या दिखाई दे रही है? रेडियो एक्टिविटी दिखाई दे रही है। अर्थात इससे सिद्ध हो रहा है कि आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है। क्योंकि सिर्फ जो रेडियो एक्टिविटी किस में दिखाई दे रही है? सेल में दिखाई दे रही है। तो हर्शे एवं चेज के प्रयोग के द्वारा ही स्पष्ट हुआ कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, और इसे मान्यता दी गई। इस प्रयोग के बाद एक नया सिद्धांत निकल के आया। उस सिद्धांत को कहते हैं जीन वहन। जीन वहन वह प्रक्रिया है जिसमें एक बैक्टीरियम का डीएनए जब दूसरे बैक्टीरियम में जीवाणुभोजी की सहायता से स्थानांतरित होता है तो उसे जीन वहन कहते हैं। बैक्टीरियम बच्चों एक वचन शब्द होता है और बैक्टीरिया बहुवचन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जीन वहन क्या होता है। अभी हमने देखा कि एक बैक्टीरियम ने दूसरे बैक्टीरियम में किसका प्रवेश करा दिया है? किसकी सहायता से प्रवेश हुआ है डीएनए का? वायरस की सहायता से हुआ है। आइए बच्चों अब हम देखते हैं डीएनए का द्विगुणन। डीएनए का द्विगुणन किस तरह से होता है? डीएनए का द्विगुणन समझने के लिए हमें सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पे जाएंगे। डीएनए का द्विगुणन वह प्रक्रिया है जिसमें डीएनए अपनी नई प्रतिकृति तैयार करता है, मतलब अपनी एक फोटोकॉपी तैयार करता है, और इस नई प्रतिकृति या नए डीएनए के द्वारा अपने गुणों को अगली पीढ़ी में पहुंचाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। यह जो डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया है वह है कोशिका चक्र की इंटरफेज अवस्था में संपन्न होता है। आपको पता है कि ये जो कोशिका चक्र में G1, S, G2 ये फेज होते हैं, तो ये कौन सी फेज में क्रिया संपन्न होती है? S फेज में। यह क्रिया कौन सी फेज में संपन्न होती है? S फेज में संपन्न होती है। डेल ब्रुक के अनुसार डीएनए का रेप्लिकेशन दो प्रकार से होता है।
तीन प्रकार से होता है। नंबर 1 है परिक्षेपी, नंबर दूसरा है पूर्ण संरक्षी और तीसरा है अर्ध संरक्षी या सेमी कंजर्वेटिव। अब बच्चों हम तीनों का अध्ययन करते हैं। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में क्या होता है, ये पूरा का पूरा एक पेरेंटल डीएनए है और इससे दो डीएनए बन रहे हैं। इस दोनों डीएनए में एक स्ट्रैंड पूरी तरह से नई है और दूसरी स्ट्रैंड पूरी तरह से पुरानी है। कंजर्वेटिव मॉडल में ये पेरेंटल डीएनए है, इससे दो डीएनए बन रहे हैं, एक पूरी तरह से नया रहता है और एक पूरा पुराना रहता है। डिस्पर्सिव मॉडल में एक से दो डीएनए बनते हैं, इसमें कहीं कहीं पे पुराना डीएनए रहता है और कहीं कहीं पे नया डीएनए रहता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि सेमी कंजर्वेटिव में एक से कितने बने, दो डीएनए बने और दोनों डीएनए में एक पुराना डीएनए स्ट्रैंड है और एक नया है। और कंजर्वेटिव में एक पूरा नया है तो एक पूरा पुराना है। और डिस्पर्सिव में जब दो डीएनए बनते हैं तो उनमें डीएनए के पेचेज होते हैं, कहीं पर पुराना डीएनए तो कहीं पर नया डीएनए। इसमें से जो सर्वमान्य मॉडल है वह है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। यही मॉडल सबसे ज़्यादा मान्य है और यही मॉडल समझाया है वॉटसन क्रिक मॉडल के अंतर्गत। यदि हम डीएनए द्विगुणन की क्रियाविधि को समझते हैं तो सबसे पहले हमें समझना होगा रेप्लिकॉन किसे कहते हैं। डीएनए का वह खंड जिसमें स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति करने की क्षमता पाई जाती है उसे रेप्लिकॉन कहते हैं। हमारा सबसे फेमिलियर जो बैक्टीरिया है वह है इकोलाई, क्योंकि ये बहुत आसानी से कहीं भी ग्रो हो जाता है। तो सारे प्रयोग ज़्यादातर विज्ञान में किसमें करते हैं हम, इकोलाई में। तो इकोलाई जीवाणु में एक ऐसी कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। इसमें हमने डीएनए रेप्लिकेशन का अध्ययन किया। डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया को समझने के लिए हमें एंजाइम का अध्ययन करना भी आवश्यक है। डीएनए रेप्लिकेशन क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण जो एंजाइम है वह है डीएनए पॉलीमरेज। यह डीएनए पॉलीमरेज तीन प्रकार का होता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। इन तीनों में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। फर्स्ट और सेकेंड डीएनए पॉलीमरेज की भी भूमिका रहती है, लेकिन उतनी भूमिका नहीं रहती है जितनी कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की रहती है। तो आइए हम देखते हैं डीएनए पॉलीमरेज किस तरह से अपना कार्य करता है, इसकी क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। डीएनए पॉलीमरेज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह हमेशा नए डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण 5 एंड टू 3 एंड की ओर करता है, अर्थात डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की ओर ही नए डीएनए स्ट्रैंड का संश्लेषण करता है और यह स्वयं संश्लेषण करने की क्षमता नहीं रखता है। इसके लिए प्राइमर की आवश्यकता पड़ती है। अब यदि हम डीएनए रेप्लिकेशन को देखते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, समारंभन बिंदु का अभिज्ञान। आप डीएनए रेप्लिकेशन को समझने के लिए एक इलेक्ट्रिक वायर का इमेजिन कीजिए। जिस तरह से एक इलेक्ट्रिक वायर में दोनों वायर एक दूसरे से लपटे रहते हैं, उसी तरह डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से स्पाइरल रहते हैं। तो हमें इन्हें कैसे अलग करना है यह सभी हम देखते हैं। यदि हम प्रोकैरियोटिक को देखें तो प्रोकैरियोटिक में समारंभन बिंदु से तात्पर्य है कि कहाँ से उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में सिर्फ एक समारंभन बिंदु होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में अनेक समारंभन बिंदु होते हैं। हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए रेप्लिकेशन का। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट एंजाइम है जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें सबसे पहला जो महत्वपूर्ण एंजाइम है वह है हेलिकेज एंजाइम।
ये हेलिकेज एंजाइम जो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है उसको कट करने का कार्य करता है। मैंने अभी आपको बताया कि हमें डीएनए के रेप्लिकेशन को समझने के लिए इलेक्ट्रिक वायर की कल्पना करनी पड़ेगी, उसकी इमेज बनानी पड़ेगी। अब हमने दोनों डीएनए के स्ट्रैंड के हाइड्रोजन बॉन्ड को तो काट दिया, लेकिन काटने के बाद उनमें दोनों स्ट्रैंड में क्या रहेगी? टेंशन रहेगी, तनाव रहेगी। तो वह तनाव कौन कम करेगा? वह तनाव कम करने का काम डीएनए गायरेज करता है। अब तनाव कम हो गया, दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड कट भी गए। अब वो वापस एक दूसरे से जुड़ ना जाए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत तेजी से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर एक एसडीपी एक एंजाइम होता है जो कि दोनों सिंगल स्ट्रैंड के हाइड्रोजन बॉन्ड को जोड़ने नहीं देता है, और यह यहाँ पर एक क्लिप की तरह कार्य करता है। आरएनए प्राइमर के निर्माण के पश्चात हम देखते हैं कि जो स्ट्रैंड है उसमें सबसे पहले किसका निर्माण होगा? आरएनए प्राइमर का, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ आपको कि आरएनए प्राइमर का बनना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो स्वयं स्टार्ट नहीं करता है किसी भी न्यूक्लियोटाइड को बनाने का। तो सबसे पहले आरएनए प्राइमर का निर्माण होता है। फिर आरएनए प्राइमर के निर्माण के बाद उस स्टैंड पर डीएनए का निर्माण आरंभ हो जाता है। डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में अर्थात 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही नई श्रृंखलाओं का निर्माण करता है। जिस श्रृंखला पर सबसे पहले डीएनए की नई श्रृंखला बनती है उस स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस स्ट्रैंड पर सबसे पहले डीएनए की नई स्ट्रैंड बनी है। जबकि 3 प्राइम टू 5 प्राइम दिशा में बनने वाली श्रृंखला के लिए बार बार आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर डीएनए के छोटे छोटे खंड बनते हैं। इन खंड को हम ओकाजाकी खंड कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी? ओकाजाकी नामक वैज्ञानिक ने की थी। और वह स्ट्रैंड जिस पर कि ओकाजाकी खंड बनते हैं उसे हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। तो बच्चों, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में लीडिंग स्ट्रैंड पर डीएनए का निर्माण होता है और 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में लैगिंग स्ट्रैंड का निर्माण होता है। अब जो दोनों स्ट्रैंड में आरएनए प्राइमर बन चुके हैं, हमें उन्हें उच्छेदन करना पड़ेगा। उच्छेदन अर्थात उसको कट करना पड़ेगा। तो हम एंडो और एक्सो डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा जो एक्स्ट्रा आरएनए है उसको हम कट कर देते हैं और ओकाजाकी खंडों को फिर जोड़ते हैं। तो यहाँ पर ओकाजाकी खंड, आपको पता है कि प्रत्येक ओकाजाकी खंड के पहले क्या लगा हुआ था? आरएनए प्राइमर। तो आरएनए प्राइमर को हमने कट कर दिया। अब कट करने के पश्चात जो खाली स्थान है, मतलब जो बीच की खाली जगह बची है, वहाँ पर हम क्या लगा देंगे? पूरक डीएनए लगा देंगे। और यह सब कार्य किसकी सहायता से होता है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की सहायता से संपन्न होता है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड डीएनए लाइकेज द्वारा जोड़े जाते हैं। अंत में डीएनए रिपेयर और प्रूफ रीडिंग होती है। ये देखते हैं कि सारी रेप्लिकेशन क्रिया में कोई गलत न्यूक्लियोटाइड तो नहीं जुड़ गया है, ए से टी जुड़ा है, सी से जी जुड़ा है। यदि कहीं कोई गलती हो गई है तो वह यहाँ पर कौन काम करता है? पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकंड एंजाइम। वह पूरी गलतियां खोजकर वहां पर प्रूफ रीडिंग करता है और डीएनए को रिपेयर करता है।